वेलकम टू द साइंस ट्यूट। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के बारे में आज हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें हम आते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स किसे कहते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका नेचर क्या है, इसकी एप्लीकेशंस यूजेस क्या क्या हैं, और न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़, किस तरह हम इसको निकाल सकते हैं, डिनोट वगैरह किससे करते हैं वो हम देखेंगे। तो फोर्स होता क्या है। फोर्स, सबसे पहले तो फोर्स हमें पता होना चाहिए फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल पर कोई भी एक्शन होता है, वो एक्शन लगने वाला एक्शन जो होता है किसी भी पार्टिकल पर, पुश और पुल ऑन अ बॉडी या फिर पार्टिकल बोल लो, एक्शन होने वाला एक्शन किसी भी पार्टिकल पर होने वाली चीज़ को हम कहते हैं फोर्स। एक्शन हो रहा है ना किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी बॉडी पर, और क्या चीज़ एक्शन में आ रही है, पुश आ रहा है या फिर पुल आ रहा है, वो चीज़ एक्शन में आ रही है, तो उस चीज़ को हम फोर्स कहते हैं एक नॉर्मल टर्म्स में। और फोर्स जो होता है, इसको एवरीडे लाइफ में हम यूज़ भी कर सकते हैं, पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। फोर्स प्रोड्यूस ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, हम कहीं पर भी जाएं फोर्स लगता है। अपन कोई भी चीज़ चला रहे हैं, कोई पुश कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसकी बॉडी, उसकी चेंज आ रहा है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है, वो सब चीज़ें फोर्स होती हैं। और किसी पर लगने वाला जो इफ़ेक्ट होता है वो भी फोर्स होता है। भाई अपन को कुछ महसूस हो रहा है, मेरे ऊपर कुछ चीज़ का इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है, फील हो रहा है हमें, तो वो एक तरीके से फोर्स है। अब वो डिपेंड करता है कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है या फिर लो भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी चीज़ पर लगने वाला वो उसका नेचर हो गया, लेकिन है तो वो फोर्स ना। स्ट्रॉन्ग है, वीक है, लाइट है, मीडियम है, वो तो उसका नेचर हो गया, लेकिन है तो वो फोर्स। तो उस चीज़ को हम कहते हैं एनी एक्शन डैट कॉज पुल और पुश ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इनकी यूनिट बताई थी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं। और इसको CGS में क्या लिखते हैं, 10⁵ वन न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से क्या इससे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, इसको ब्रेक डाउन करके इन्होंने 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि इससे मैं इसका फॉर्मूला निकाल सकती हूँ कि किसकी यूनिट होती है, कि मुझे पता है यूनिट किसकी होती है। हमने स्टार्टिंग में बेसिक क्वांटिटीज़ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी, तो उनसे पता किया था हमने, फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह भी देखी थी कि किसकी क्या यूनिट होती है। तो केजी की क्या हो जाएगी, मास की होती है केजी, तो एम इसका फॉर्मूला हो गया एम। फिर मल्टीप्लाई बाय किससे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, किसकी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब ऊपर तो क्या आ गया एक तरीके से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आ गया, टाइम आ गया। तो टाइम आ गया, लेकिन ये टाइम भी फिर क्या है एक्चुअली स्क्वायर में है, तो टी का स्क्वायर आया। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे को डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए, अगर नहीं है तो लर्न, वैसे लर्न तो होनी चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी देखी है हमने, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी देखी हैं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सलरेशन की, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम की, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, v/t भी लिख सकते हो, या फिर इसको एक्सलरेशन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मास इंटू एक्सलरेशन हो गया, या फिर मास इंटू v/t हो गया, ये यूज है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने के लिए, फोर्स इक्वल्स टू m/a। अब आगे चलते हैं, ये हम देख लिया। फोर्स आपको पता चल गया, फोर्स कैसा भी हो सकता है, डिक्रीज, कम, वीक, लो, मीडियम, वो उसके नेचर हो गए। लेकिन फोर्स हम आजकल डेली लाइफ में तो होता ही है, पुलिंग, कुछ भी चीज़ आप करते हो, कोई भी इफेक्ट आ रहा है, किसी भी चेंज आ रहा है, वो सब होगा। मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की पोजिशन में चेंज करना, किसी भी फिजिकली चेंज करना, उसको उसकी बॉडी में चेंज करना। पहले वो फ्लैट था, अब उसको सर्किल में कर दिया, तो उस पर आपने फोर्स लगाया। कुछ भी उसकी स्टेट में चेंज आना वो फोर्स होगा, डायरेक्शन में चेंज आना, उसकी शेप में, साइज़ में चेंज आना, ये सब चीज़ें। तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, इसका मतलब उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है इसकी यूनिट के साथ साथ। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, 2 टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती है, मैंने आपको बताया था, स्केलर और वेक्टर। स्केलर कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही शो होता है। और वेक्टर होती है जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है।
अब जैसे स्पीड है, स्पीड के लिए हम वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क ये है, वेलोसिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत होगी साथ में मैग्नीट्यूड के साथ में, और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत होगी। तो इसलिए स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है। तो ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, फोर्स हो गया, फोर्स में भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब आते हैं इसके बाद फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस इन नेचर कौन कौन से होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के फोर्स होते हैं, ये तो इन्होंने बता रखे हैं मेनली 4 टाइप्स। तो इनमें ये होता है कि फोर्सेस ये होते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नाम से जैसे हमें आइडिया लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशनल की किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की तरफ से किसी भी पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अर्थ का जो फोर्स होगा वो ग्रेविटी जो अर्थ की होगी वो ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटेशनल अलग है। ग्रेविटेशनल होता है मतलब पूरे यूनिवर्स का आ गया, और ग्रेविटी होगी सिर्फ अर्थ की, ये फ़र्क है। तो ग्रेविटी कितनी होती है, जो ग्रेविटी होती है अपनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो अर्थ की ग्रेविटी है, वो किसी और प्लेनेट की नहीं है, वो अलग अलग होगी ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटेशनल की बात है, यूनिवर्स की बात है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यूनिवर्स पे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तभी वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्शन या का फोर्स लगा रहे हैं, उससे वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं और स्टेबल हो पा रहे हैं। तो वो जो पूरी यूनिवर्स है उनमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे लगाते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और ये वीकेस्ट होता है। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक जाते, पूरा यूनिवर्स एक बिल्कुल पॉइंट साइज एकदम चिपक जाता। आप सोचो यूनिवर्स एकदम एक ही पॉइंट पे जाके चिपक जाए, कितना बड़ा, क्या कह सकते हैं, कहीं कोई रह ही नहीं पाएगा, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर यूनिवर्स ही चिपक गया तो कहीं कोई रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कहीं किसी भी एक जगह से लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। आप खुद सोचो, अगर हम सब हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें दिख रहे हैं यूनिवर्स में, वो सब एक जगह आके सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, चिपक गए और स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कब होगा, स्ट्रॉन्ग के केस में। तो कुछ हो नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते शायद, क्या पता कुछ और होती चीज़। तो ये चीज़ें, तो ये वीक होता है तब, इसलिए जितने भी और दिखता नहीं है, नेग्लिजिबल के बराबर भी कह सकते हो आप इसको, बिल्कुल बहुत वीक होता है। लेकिन हल लगाते हैं, लेकिन ये होता ज़रूर है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होता, इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं अट्रैक्टिव। और वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये बीटा डीके पार्टिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, तो उनके द्वारा स्टडी किया गया था, तब ये फाउंड हुआ था उस वक्त। और ये नेग्लिजिबल, ये भी बहुत ही कम होता है, लेकिन कम से कम ग्रेविटेशन फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है, काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। और ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं कुछ, जो ये रेडिएशंस अनस्टेबल हो जाते, तो ये रखे रखे अपनी स्टेबल अपनी पोजीशन से, ये रेडियो एक्टिव वो पार्टिकल्स होते हैं जो ये अल्फ़ा बीटा गामा टाइप्स की रेडिएशंस एमिट करते हैं, उनको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैंने बताया ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बस ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये होता है, कोई भी दो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। आइडिया लग रहा होगा नाम से, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, रेस्ट में हो। और ये क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आपको पता चलना चाहिए कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, तो इसमें लाइक भी आ जाएगा, अनलाइक भी आ जाएगा। आइडिया लग रहा है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, सेम टाइप ऑफ चार्जेस, सेम टाइप ऑफ पोल repulsive each other, opposite type of pole और opposite type of charges attractive each other, attract करते हैं, opposite nature, opposite poles attract each other, और same type of poles repels each other। तो वही चीज़ है ये फोर्स भी, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे।
तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि किसे कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस आप कहीं से भी देख सकते हो। आपको मैं यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझाना किसे क्या कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज़ करके, ताकि आपको कहीं रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप समझो इन चीज़ों को। बाकी आप अपने मन से भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके एक बार आप रीड कर लो तो किसी भी चीज़ को कहीं से भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। तो मैं ज़्यादातर उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके माइंड में ईजिली कैप्चर हो जाए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा हो गया? न्यूक्लियर फोर्स जो भी पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी एटम होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, क्या क्या मिलता है हमें एटम्स के अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं आउटर साइड, और बीच में सेंटर में क्या होता है, उसका वेट होता है एटम का, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के जो बीच में लगने वाला जो फोर्सेस होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्सेस हम और करके कैसे भी कह सकते हैं इसको ऑप्शन में डाल के, कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है। और इनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, क्योंकि तभी तो वो एटम टूटता नहीं है, तभी तो एटम टूट के बाहर नहीं निकलता, उसके और ब्रेक डाउन नहीं होते न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इतनी जल्दी। समझ रहे हो? स्ट्रांग होता है तभी तो एटम एग्जिस्ट कर पा रहा है भाई, इतनी सारी चीज़ें बन उसके, हर पार्टिकल्स इतने सारे, हर पार्टिकल के अंदर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इतनी जल्दी नहीं टूटता है। नहीं तो फिर एटम का एग्जिस्टेंस और भी छोटे छोटे पार्टिकल मिलने चाहिए, लेकिन हमें एटम ही सबसे छोटा छोटा जो दिखता है। इससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है, स्टेबल होता है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, स्ट्रांग होता है इनके बीच में, तभी तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अलग अलग नहीं हो पा रहे। वो सेंटर में है और एक कॉन्सेंट्रेटेड की तरह उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है दोनों फोर्स टाइटली। और ये इनके बारे में कि 2 टाइम स्ट्रॉन्गर देन, कंपैरिजन कर रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक फोर्सेस के साथ, और 20-38 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, कि ग्रेविटेशन सबसे लो था, हम नेग्लिजिबल के बारे में मानते थे। तो ये कंपैरिजन है इसका, रिलेटिविटी है कि 10⁻³ 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है उससे। heavy nuclear elementary particles objects are in universe। अब हम चलते हैं आगे कि ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस तो वो होते हैं जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका नेट इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा, जो नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्टिव फोर्स होगा, वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स होगा उसका नेट इफेक्टिव वो ज़ीरो होगा, ताकि वो स्टेबल हो सके। वो स्टेबल है तभी तो वो ज़ीरो हो रहा है। स्टेबल है और बैलेंस्ड है, हम ये भी कह सकते हैं, स्टेबल कह सकते हैं, बैलेंस्ड कह सकते हैं, इसलिए वो ज़ीरो हो रहा है। उस पर नेट इफेक्टिव फोर्स, ऐसे नहीं कि फोर्स, नेट इफेक्टिव मतलब एक तरीके से एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे ये ऑब्जेक्ट है, इधर से आ रहा है 5 न्यूटन आ रहा है उसके पास ऊपर फोर्स, इधर से आ रहा है ऐसे और ऐसे, इधर से कितना आएगा इसका? ज़ीरो होगा जो नेट इफेक्टिव। तब कब होगा? जब इधर से भी 5 न्यूटन आएगा। तो ये नेट इफेक्टिव हो गया, ऐसे नहीं 10 हो गया, ये नेट इफेक्टिव हो गया ना भाई। इधर भी 5 न्यूटन लग रहा है, उधर भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो नेट इफेक्टिव टोटल कितना है? टोटल तो फोर्सेस पे 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन नेट इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है? वो लग रहा है 0 न्यूटन। वहीं रहेगा, अपनी स्टेबल पोजिशन पे रहेगा जिस पे था। स्टेबल है, बैलेंस्ड है एक तरीके से। तो इसको कहते हैं हम बैलेंस फोर्सेस। ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अब इसको अनबैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दो, 6 कर दो, तब जाके क्या हो जाएगा? किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा? किस डायरेक्शन में जाएगा? ये जाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर 6 आ गया ना, इसलिए फिर ये पार्टिकल इधर की साइड मूव करेगा। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे, और नेट इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा फिर उस टाइम? 1 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? 1 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर जो भी आप डायरेक्शन देखना चाहते हो, वेस्ट साउथ, जो भी डायरेक्शन है, जो भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो हो गया 1 न्यूटन नेट इफेक्टिव फोर्स हो गया। टोटल फोर्स तो हो गया, इस पर कितने लगने वाला है? 11 न्यूटन लगने वाला फोर्स है, लेकिन नेट नेट कितना हो गया? नेट इफेक्टिव फोर्स वो हो गया 1 न्यूटन। ओके। तो ये था, हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में देखा। अब आगे चलते हैं।
क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, मैंने आपको बता दिया। रिपेल कौन कौन से करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस मतलब कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये होता है कांटेक्ट फोर्सेस एंड फील्ड फोर्सेस। कौन से होते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस होता है कि किसी भी चीज़ की बॉडी किसी भी सरफेस की कांटेक्ट में आ रही है, उस पर लगने वाला फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्सेस। व्हेन बॉडी इज़ नॉट इन कांटेक्ट विद अदर देन उसको कहते हैं फील्ड फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? जो किसी सरफेस पे टच होती है तभी लगता है ग्रेविटेशनल। अगर वो दूर है तो भी लग रहा है ना ग्रेविटेशनल, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो टच कांटेक्ट में हो तभी लगेगा वो फोर्स उस पर। तो उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्सेस। ज़रूरी नहीं है कांटेक्ट मतलब एक तरीके से कांटेक्ट में आना किसी भी सरफेस के किसी भी पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, लेकिन वो कब लग रहा है? कांटेक्ट में आ रहे हैं तब लग रहा है, तो उसको वो कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। और इनर्शिया के बारे में हम देखते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करती है चेंज ऑफ इट्स मोशन के लिए। फोर्स क्या करता है? रेजिस्ट करता है। फोर्स तो क्या करता है? उसको मूव कराने में, इंक्रीज डिक्रीज कराने में, चेंजेस कराने में हेल्प करता है। और उसको रेसिस्ट करने में हेल्प करती है वो इनर्शिया है, क्योंकि वो उसको उसके खिलाफ रहती है, अगेंस्ट रहती है। भाई चेंज ना हो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, वो सोचती है कि भाई मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इतनी है कि मैं इस फोर्स को रोक सकती हूँ, झेल सकती हूँ, कि मेरी बॉडी में डिफॉर्मेशन ना आए, रेसिस्ट ना आए। तो जहाँ तक है वहाँ तक मैं कर सकती हूँ, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ अ मोशन, इनर्शिया ऑफ अ डायरेक्शन। व्हेन अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। रेस्ट में भी हो सकता है उसके चेंज ना आए, मोशन में और डायरेक्शन में रेजिस्ट करेगी, उसके खिलाफ, फोर्स के खिलाफ जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आज के लिए हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए हमने इसके बारे में पढ़ा था, इक्वेशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशंस थोड़ी हमने देखी थी। 3 टाइप्स की होती है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 3 टाइप्स की कौन कौन सी होती है, क्या उसकी इक्वेशंस होती हैं। तो मैं आपको एक बार रिवाइज़ भी करा देता हूँ और आप रिवाइज़ कर भी लेना। फर्स्ट कौन सी इक्वेशन थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड कौन सी थी? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड कौन सी थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो न्यूटन्स लॉ